स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सेफ होंगे और अपने स्टडीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमर डिस्कस किया था और कंडेंसेशन पॉलीमर में दो क्लास में से हमने एक क्लास पॉलीअमाइड को डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग उसी कंडेंसेशन पॉलीमर का दूसरा क्लास देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलीईस्टर। तो आज वाले क्लास में हम लोग पॉलीईस्टर को समझेंगे, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, इसके रिएक्शन को समझेंगे, नेचुरल रबर समझेंगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर समझेंगे और लास्ट में हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को समझकर इस चैप्टर को द एंड करेंगे। तो आते हैं स्टूडेंट्स आज वाले टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है पॉलीईस्टर। ये जो वर्ड आपका पॉली लिखा हुआ है, पॉली का तो मतलब ही होता है पॉलीमर और ईस्टर जो है वो तो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब इस वर्ड्स को तोड़ने के बाद इससे ये मीनिंग निकल के आया कि वैसे सभी पॉलीमर जिसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वैसे सभी पॉलीमर जिसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वैसे पॉलीमर को हम लोग पॉलीईस्टर कहते हैं। अब स्टूडेंट, ये इसके मीनिंग से हमें एक हिंट और मिल गया कि अगर पॉलीमर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो या उस तरह के पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में तो यही डिफरेंस है कि आप पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखो। अगर पॉलीमर के स्ट्रक्चर में आपको अमाइड या फिर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो डेफिनेटली वो कंडेंसेशन पॉलीमर है और किसी तरह का कोई आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखता है तो वो एडिशन पॉलीमर है। तो अगर हमें पॉलीमर के अंदर में फंक्शनल ग्रुप अमाइड या ईस्टर दिख रहा है तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इसका मतलब इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंडेंसेशन पॉलीमर having ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, मतलब वैसे कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें ईस्टर फंक्शनल ग्रुप एज द मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वैसे पॉलीमर को हम लोग पॉलीईस्टर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप कंडेंसेशन पॉलीमर का डेफिनेशन समझेंगे। क्या डेफिनेशन था याद करेंगे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और वो जब आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बनाते हैं बाई प्रोडक्ट के साथ साथ, तो उस तरह के पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। अब वापस मैं रिवर्स जाता हूं कि बाई प्रोडक्ट तो बनता ही है, पॉलीमर बना, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें और ये पॉलीमर बनाने वाले जो दो मोनोमर हैं उन दो मोनोमर में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बात आया कि जिस पॉलीमर में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके मोनोमर्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, तो इसके मोनोमर में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो होगा, एक वाले में प्रेजेंट होगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल और दूसरे वाले में प्रेजेंट होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए पहले हम लोग डाईहाइड्रिक अल्कोहल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को समझते हैं। डाई का मतलब होता है टू, हाइड्रिक का मतलब होता है हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन एलिमेंट। OH को एक साथ हम लोग हाइड्रोक्सी कहते हैं। वैसे अल्कोहल के परिवार के सदस्य या हम कह सकते हैं अल्कोहल फैमिली के वो सभी मेंबर्स जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, वैसे मेंबर्स को हम लोग डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो हमने क्या किया, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो तय बात है या तो वो हाइड्रोकार्बन होगा या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स होगा। तो हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक कार्बन लिया और इस कार्बन को डाईहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच कर दिया। बट ऐसा करने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऐसा करने से ये हुआ कि पहले आप इस बात को समझे कि आप जानते हैं कि कार्बन अपने ग्रुप में टॉप पे रखा हुआ नॉन मेटल है या एलिमेंट है। इस कारण से या ये इसके पोजीशन हमें ये इंडिकेट करता है कि कार्बन नॉन मेटल का साइज अपने ग्रुप के सभी मेंबर से सबसे छोटा है। मतलब ये जो कार्बन है वो छोटे साइज का एलिमेंट है और कार्बन के विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके जस्ट विपरीत
ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये बल्कियर साइज के एलिमेंट है या ग्रुप कह सकते हैं, बल्कियर साइज के ग्रुप हैं, मतलब स्मॉल साइज का एटम बल्कियर साइज के ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिया है, और एक नहीं दो दो बल्कियर साइज का ग्रुप इस छोटे साइज के नॉन मेटल के साथ जुड़ गया है। तो स्टूडेंट्स, जब कभी कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर अटैच हो जाता है तो वो आपका अनस्टेबल कंपाउंड या अनस्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। इसका मतलब हम लोग एक कार्बन पर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी नहीं लगा सकते हैं। तो दूसरे हाइड्रोक्सी को अटैच करने के लिए मैंने फिर से एक कार्बन लिया और इस लेफ्ट वाले कार्बन पर मैंने एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच कर दिया। कार्बन के बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने यहां पर हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। अब आते हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहां पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो दो के लिए मैंने कहा डाई, हाइड्रोक्सी के लिए मैंने कहा हाइड्रिक, दैट इज डाइहाइड्रिक, और फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर है, इसीलिए हम लोग इसको कहें डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो बात आया कि आखिर इस डाइहाइड्रिक अल्कोहल में तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो आखिर इस डाइहाइड्रिक अल्कोहल का इसका नाम क्या है, पर्टिकुलर नेम क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया इथ, और दो कार्बन के लिए तो मैंने यहां पर इथ लिखा था, और यहां पर टोटल हाइड्रोजन का नंबर 4 है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे गौर करेंगे तो ये अल्कीन के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, अल्कीन के फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसमें आपको दो कार्बन दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका नाम है इथीन। दो कार्बन के लिए इथ और अल्कीन फॉर्मूला का सेट कर रहा है, इसीलिए इसे हम लोग इथीन कह दिए। तो अब हम लोग अगर यहां देखेंगे, अच्छा एक चीज और, इथीन का कॉमन नेम इथाइलिन भी होता है। आइलीन अगर लग गया तो वो कॉमन नेम को इंडिकेट कर रहा है। मैं फिर से रिपीट बताता हूं स्टूडेंट, अगर आइलीन लग गया है तो वो अल्कीन के कॉमन नेम को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं यहां पर कॉमन नेम यहां पुट कर देता हूं, दैट इज आइलीन। तो ये हो गया आपका इथाइलिन। और डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें दो कार्बन लगा हुआ हो उसे हम, या फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स ग्लाइकॉल जोड़ते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल के लिए सफिक्स हम लोग ग्लाइकोल जोड़ते हैं। इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो स्टूडेंट, आप डाइहाइड्रिक अल्कोहल का स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल और नेम आप याद रखें। अब मैं आता हूं इधर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमें किस नेचर का लेना है, तो हमें एरोमेटिक नेचर का लेना है। और एरोमेटिक का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया था, और अगर मैं रफ में बात करूं तो बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज द एरोमेटिक कंपाउंड। हालांकि ये कहना गलत होगा कि सिर्फ बेंजीन और उससे बनने वाले कंपाउंड मतलब उसके डेरिवेटिव ही एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे नेचर में जिनमें कार्बन का नंबर 6 से कम है, 6 से कम है, फिर भी वो एरोमेटिक है। बट हम रफ में अभी कह सकते हैं कि बेंजीन और उससे बनने वाले कंपाउंड मतलब बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव आर नोन एज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने एक बेंजीन रिंग बनाया और उस पर मुझे दो कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच करना है, दो COOH ग्रुप को अटैच करना है। तो मैंने ये बड़ा पॉइंट को बना दिया रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट पर मैंने यहां पर COOH ग्रुप को जोड़ दिया, तो ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ गया। तो इसका तो नाम है बेंजोइक एसिड। अब मैं दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ूंगा, या तो मेटा पोजीशन पर जोड़ूंगा, या तो पैरा पोजीशन पर अटैच करूंगा। तो स्टूडेंट, आप यहां पर ध्यान देंगे, मैं यहां बनाने जा रहा हूं, ध्यान से आप देखते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुरंत ये आएगा। अगर दो कार्बोक्सिल में से एक कार्बोक्सिल रेफरेंस पॉइंट पर रहेगा और एक कार्बोक्सिल आपका ऑर्थो पोजीशन पर रहेगा, तो इस तरीके से बनने वाले एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग थैलिक एसिड कहते हैं। पॉइंट नंबर टू, अगर एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में से एक कार्बोक्सिल ग्रुप आपका रेफरेंस पॉइंट पर रहेगा और दूसरा आपका अगर आपका मेटा पोजीशन पर रहेगा, तो इस तरह से एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक का नाम होता है आइसोथैलिक एसिड। पी यहां पर साइलेंट रहता है, पी को नाम नहीं पढ़ना है, आइसोथैलिक एसिड। और मैं तीसरा लेने जा रहा हूं, अगर एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में से एक कार्बोक्सिल ग्रुप आपका रेफरेंस पॉइंट पर रहेगा और दूसरा कार्बोक्सिल आपका पैरा पोजीशन पर रहेगा, तो इस तरह से बनने वाले एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग टरथैलिक एसिड कहते हैं। टरथैलिक एसिड। स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से सुनना।
CH2 एक CH2 के मिथाइलिन इसका नाम होता है CH2 का। CH2 के लेफ्ट हैंड साइड में एक हाइड्रोक्सी लगा दो और CH2 के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक CH2 लगा दो और CH2 के राइट हैंड साइड में एक आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप का लगा दो। तो इस तरह से बनने वाले डाइहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में से एक कार्बोक्सिल ग्रुप को आप रेफरेंस पर लगाना और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप को या तो ऑर्थो या तो मेटा या तो पैरा पर लगाना। अगर ऑर्थो पोजीशन पर आप कार्बोक्सिल को लगाओगे तो ऐसे एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को इथाइलिक एसिड कहेंगे, और अगर मेटा पर लगाओगे कार्बोक्सिल को तो ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को, एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को आप आइसोइथाइलिक एसिड कहोगे। और अगर आप एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में से एक कार्बोक्सिल ग्रुप को आप रेफरेंस पर लगा के दूसरे को अगर आप पैरा पोजीशन पर लगाओगे तो टेरेप्थालिक एसिड कहेंगे। टेरेप्थालिक एसिड नहीं, टेरेप्थालिक एसिड। तो इस तरीके से आप एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल अपने कॉपी में नोट कर लेना, रफ में नोट कर लेना, और डाइहाइड्रिक अल्कोहल का ये एग्जांपल नोट कर लेना। अब मैं इसके रिएक्शन ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसके एग्जांपल्स पर डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि वैसे पॉलीमर्स या वैसे कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें ईस्टर एज द मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसे पॉलीईस्टर कहते हैं। और पॉलीईस्टर पॉलीमर्स में जिनके जो मोनोमर्स होंगे उनमें डाइहाइड्रिक अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप की तरह प्रेजेंट होगा और दूसरे मोनोमर में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एज द अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो पॉलीईस्टर की जो एग्जांपल है वो है आपका ग्लिप्टल, और दूसरा एग्जांपल जो है वो है टेरिलीन। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लिप्टल और टेरिलीन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब ग्लिप्टल का रिएक्शन आपको बता रहा हूं, फिर टेरिलीन का आपको रिएक्शन बताऊंगा और उसके बाद मैं इन दोनों का आपको यूज बताऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले ग्लिप्टल डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्लिप्टल का दूसरा नाम आप अल्काइड रेसिन भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम अल्काइड रेसिन भी कह सकते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग क्या जाने अभी कि ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, मतलब COOR लिंकेज प्रेजेंट है। COOR को तो हम लोग आपको ईस्टर ही कहते हैं। तो ऐसे ग्लिप्टल जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसमें ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 2, इसके जो मोनोमर्स होंगे वो क्या होंगे, एक मोनोमर में जो दो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और एक दूसरे मोनोमर में जो दो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर हिंट से ही मालूम चल रहा है GLY, ये GLY इंडिकेट करता है ग्लाइकॉल। इसका मतलब जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो हमें लेना है वो क्या लेना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इसके बाद देख सकते हैं PTAL, और PTAL हमें समझाता है कि ये थैलिक एसिड है। तो कहने का मतलब जब कभी इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड ईस्टर बॉन्ड से कंबाइन कर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो वैसे पॉलीमर को हम लोग ग्लिप्टल कहते हैं। ग्लिप्टल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जो दो मोनोमर्स हैं उसके एक मोनोमर जो होंगे वो इथाइलिन ग्लाइकॉल होंगे, इसीलिए GLY वर्ड आया, और जो दूसरे मोनोमर होंगे वो थैलिक एसिड होंगे, इसीलिए PTAL वर्ड आया। अब स्टूडेंट मैंने आपको दोनों का स्ट्रक्चर बता दिया था, तो आइए इथाइलिन ग्लाइकोल हम लोग लेते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, 2 कार्बन लिया और ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है तो मुझे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप लेना होगा। तो एक मैंने राइट वाले कार्बन पर अटैच कर दिया और एक मैंने लेफ्ट वाले कार्बन पर अटैच कर दिया, और कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, थैलिक एसिड ले रहा हूं, और थैलिक एसिड आपके बारे में आपको क्या बताया था मैंने कि ये एक एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एरोमेटिक दिखाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले बेंजीन रिंग बना दिया और मैं इस पर रेफरेंस पॉइंट यूज करूंगा। तो रेफरेंस पॉइंट तो मैं कहीं भी ले सकता हूं, चलो मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लिया। और अगर मुझे थैलिक एसिड बनाना है तो मुझे ऑर्थो पोजीशन पर जाना पड़ेगा। तो रेफरेंस से जस्ट एडजेसेंट पोजीशन को हम लोग ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, या रेफरेंस से हम लोग 60 डिग्री एंगल पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। तो मैंने रेफरेंस पॉइंट पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप को लगा दिया और ऑर्थो पोजीशन पर मैंने दूसरे कार्बोक्सिल ग्रुप को लगा दिया, और इस तरह से बनने वाला जो हम लोग का एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है इसे भी तो हम लोग थैलिक एसिड कहते हैं। अब आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो आपस में कंबाइन करने वाले हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, हाई टेम्परेचर यूज करके इन दोनों को पॉलीमराइज करना शुरू किया।
जैसे ही स्टूडेंट आपने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट को मैं कैसे दिखा रहा हूं, मैंने क्या किया, इस अल्कोहल में से हाइड्रोजन को ले लिया और इस कार्बोक्सिल में से मैंने हाइड्रोक्सी को हटा दिया। तो यहां से मेरा क्या हुआ, यहां से मेरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। उसके बाद मैं फिर यहां से क्या किया, इस वाले थैलिक एसिड में से इसका जो आपका राइट साइड में जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसको यहां से हटा दिया और इसको हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। इसे मैं 2 into 1 अभी लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। उसके बाद अच्छा आपको क्या करना था, इसका n मॉलिक्यूल लेना था। अच्छा इसका क्या करना था, इसका भी n मॉलिक्यूल लेना था, जहां पर n का वैल्यू क्या होगा 100 और मोर देन 100। तो बाई प्रोडक्ट निकल जाने के बाद जो बच गया आपका उसका चेन आप बना दो। तो यहां क्या बचा, ऑक्सीजन जो कि आगे और भी यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2, यहाँ CH2। उसके बाद आप देखें यहाँ ऑक्सीजन लिंकेज है और ये जो O है इसमें से इस कार्बन के साथ अटैच करेगा CO। फिर आप देखिए ये रिंग से कनेक्टेड है, ये रिंग से कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पर रिंग भी बना दिया, मैंने यहाँ पर रिंग भी बना दिया, बेंजीन रिंग भी बना दिया। फिर आप चले तो ये रहा C डबल बॉन्ड O और यहाँ से हाइड्रोक्सी रिलीज हो गया और यहाँ पर फ्री वैलेंसी को दिखा दें जो कि आगे अपने दूसरे यूनिट से अटैच है और ये क्या हो गया, n टाइम रिपीटेड हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट, आप जरा देख सकते हैं COOR। आप इस पोर्शन को देखेंगे, आप इस पोर्शन को देखेंगे, इस पोर्शन को देखिए COOR, COOR। क्या इस पॉलीमर में आपको COOR, अरे R क्या है, अल्काइल, अल्काइल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। तो आपको हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, इसके लिए सिर्फ इसके लिए आप अल्काइल बोल सकते हैं। तो COOR मतलब ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है। तो ये ऐसा पॉलीमर है जिसमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पॉली ईस्टर है। और इस पॉली ईस्टर को बनाने में मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड लिया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्लिप्टल हो गया। इस ग्लिप्टल को बनाने में बाई प्रोडक्ट रिलीज हुआ है, बाई प्रोडक्ट के साथ साथ मेन प्रोडक्ट में फंक्शनल ग्रुप है और उसके मोनोमर में भी फंक्शनल ग्रुप है। तो जब मोनोमर में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, पॉलीमर में आपका ईस्टर या अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और बाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमें हिंट कर रहा है कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। एंड दस वी प्रूव दैट ग्लिप्टल इज एन कंडेंसेशन पॉलीमर। अच्छा स्टूडेंट, अब थोड़ा बाई प्रोडक्ट पर आ जाओ। अगर मैं एक यूनिट लिया था तो 2 into 1 निकला था, मतलब अगर मैं इसी के जैसा एक यूनिट और ले लूं तो इससे 2 वाटर मॉलिक्यूल निकला, उसके बाद वाले से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकला, मतलब टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल निकला। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 H2O। मतलब आप देखो जितना मॉलिक्यूल ले रहे हो 2 के बाद उतना ही नंबर आ रहा है। जब मैंने एक यूनिट लिया तो 2 into 1, 2 यूनिट लिया तो 2 into 2। अब ऐसे मैंने इसका 3 यूनिट ले लिया, 3 यूनिट ले लिया तो 1 से 2, फिर दूसरे वाले से फिर 2, फिर तीसरे वाले से फिर 2, तो इसका मतलब 6 बन गया। तो 6 को आप लिख सकते हो 2 into 3। मैं क्या कहना है कोशिश कर रहा हूं, समझो उस बात को। आप जितना ले रहे हो 2 के बाद उतना ही नंबर आ रहा है। 1 लिया तो 2 into 1, 2 यूनिट लिया तो 2 into 2, 3 ऐसा यूनिट लिया तो 2 into 3। अगर मैं n ले रहा हूं तो 2 into n हो जाएगा। तो इससे ये बुक्स वगैरह में बाई प्रोडक्ट के लिए आपको लिखा जाता है 2NH2O। तो ये बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट में फंक्शनल ग्रुप COOR, मोनोमर में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये इंडिकेट कर रहा है ग्लिप्टल इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में से ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, इसीलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्लिप्टल जो है वो पॉली ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। अब आते हैं स्टूडेंट इसके यूज के बारे में, जो मैं इधर लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझना। सबसे जरूरी बात है, ग्लिप्टल का यूज करते हैं हम लोग पेंट्स बनाने में। दूसरा लैक्वर्स बनाने में। लैक्वर्स क्या होता है, लकड़ी का पेंट, वुडन पेंट को हम लोग लैक्वर्स करते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग मटेरियल एस्बेस्टस और सीमेंट बनाने में। तो ये रहा आपका ग्लिप्टल का यूज, ये रहा ग्लिप्टल का दूसरा नेम। कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों बोले ये बता दिए, इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है ये बता दिए, मोनोमर क्या होता है ये बता दिए, इसका रिएक्शन होता है ये बता दिए, बाई प्रोडक्ट निकलता है ये बता दिए। और ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा, बाई प्रोडक्ट वाटर निकलता है, ध्यान रखना बाई प्रोडक्ट वाटर रिलीज होता है। और ये रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉली ईस्टर क्लास का एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेने के बाद अब हम पॉली ईस्टर क्लास का दूसरा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, दैट इज टेरिलीन। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग दिमाग में यही रखेंगे कि टेरिलीन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है डेक्रोन। तो हम लोग पहले देखेंगे कि टेरिलीन नाम क्यों पड़ा और इसको हम लोग डेक्रोन क्यों कहते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भी एक कंडेंसेशन पॉलीमर है जिसमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है। तो इस पॉलीमर में ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, COOR लिंकेज प्रेजेंट है, इसीलिए टेरिलीन या फिर डेक्रोन को हम लोग पॉली ईस्टर क्लास में क्लासिफाई करते हैं। अब अगर ये कंडेंसेशन पॉलीमर है
तो इसका मतलब है कि इसके भी दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर होंगे और उन मोनोमर में दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो आखिर वो दो दो फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? तो इसके नाम पे अगर आप गौर करेंगे तो नाम के पीछे लिखा हुआ है आइलीन, और आइलीन का मतलब जो एक मोनोमर होगा वो इथाइलीन ग्लाइकॉल होगा, और इथाइलीन ग्लाइकॉल मोनोमर होने के कारण से इसके नाम को बनाने में आइलीन वर्ड यूज किया गया है। दूसरा जो मोनोमर होगा वो दूसरा मोनोमर का नाम होता है टरफैलिक एसिड, और हम लोग अभी अभी टरफैलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखे थे जो कि एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था। तो इसके मोनोमर टरफैलिक एसिड होते हैं, इसीलिए इसका नाम में वर्ड टर आया है। दूसरा मोनोमर इथाइलीन ग्लाइकोल होता है, इसीलिए आइलीन आया है। और दोनों मोनोमर को कंबाइन करने के बाद इस पॉलीमर वर्ड का नाम दिया गया है टेरिलीन। और क्यों रखा गया है इसको पॉलीईस्टर क्लास में? क्योंकि इस पॉलीमर में ईस्टर लिंकेज या ईस्टर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि हम स्ट्रक्चर बनाने के बाद अभी देखेंगे, क्लियरिफाई हो जाएगा। तो इथाइलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे? सबसे पहले हम लोग को दो मिथाइलीन ग्रुप लेना था और दोनों मिथाइलीन ग्रुप के ऊपर हम लोग को एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच कर देना था। अगर दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम लोग एक ही मिथाइलीन ग्रुप से अटैच कर देंगे तो क्या होगा? वो तो अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। और ऐसा कितना यूनिट हम लोग को लेना है? n यूनिट, और n का वैल्यू कितना होगा? 100 और मोर देन 100। और अब हम लोग बनाने जा रहे हैं टरफैलिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो हम लोग जानते हैं कि टरफैलिक एसिड एक एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और एरोमेटिक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक बेंजीन रिंग बनाया, और किसी भी पोजीशन पर जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानेंगे उस रेफरेंस पॉइंट पर हम लोग एक कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिए। और अगर हम लोग को टरफैलिक एसिड बनाना है तो रेफरेंस पॉइंट से पैरा पोजीशन पर जाके दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देना है। तो रेफरेंस वाला पोजीशन को हम लोग फर्स्ट पोजीशन कर दिए। अब हम यहाँ से फोर्थ पोजीशन पर जा रहे हैं। चाहे तो आप क्लॉकवाइज में जाएं या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज में जाएं। तो मैं क्लॉकवाइज में चलता हूँ, 2, 3, 4। तो रेफरेंस से जो फोर्थ पोजीशन है उसे ही हम पैरा कहते हैं। और पैरा पर आप क्या करोगे? एक दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दोगे। तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? टरफैलिक एसिड होगा। इसका भी कितना यूनिट ले लोगे? n ले लोगे, और n का वैल्यू कितना होगा? 100 और मोर देन 100। और हम इन दोनों मोनोमर को हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, या इसको हम दोनों को कंबाइन करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे। टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है? 420 से लेकर 460 केल्विन के रेंज का टेम्परेचर होता है। और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे ढंग से हम लोग जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पर वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होता है। H+ OH- को हमको रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ से OH- ले लिया और यहाँ से H ले लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। फिर यहाँ से मैंने H यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ से मैंने OH रिमूव कर दिया, तो आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, जिसे मैं 2NH2O वाटर मॉलिक्यूल एज द बाई प्रोडक्ट कह रहा हूँ। 2N मैंने कैसे लिखा ये मैं अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में बता चुका हूँ। अब आ जाओ, जो आपका मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन बचा विद द फ्री वैलेंसी, जो अपने आगे वाले मोनोमर यूनिट से कंबाइन रहा होगा। उसके बाद क्या दिख रहा है? मिथाइलिन दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है? फिर मिथाइलिन दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन दिख रहा है। अब ये ऑक्सीजन क्या होगा? अपने आगे वाले मोनोमेरिक यूनिट के कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होगा। क्या होता है? कार्बोनिल, CO इज नोन एज द कार्बोनिल। तो कार्बोनिल से अटैच हो गया। फिर कार्बोनिल के आगे क्या दिख रहा है? रिंग दिख रहा है, मैंने फिर रिंग बना दिया। फिर आपको आगे क्या दिख रहा है? फिर कार्बोनिल दिख रहा है। फिर कार्बोनिल के आगे क्या दिख रहा है? यहाँ फ्री वैलेंसी होगा, जो अपने आगे वाले मोनोमेरिक यूनिट से कंबाइन होगा, और ऐसा n यूनिट आपस में रिपीट होते चला जाएगा। अब इस बात आया इस पॉलीमर का नाम क्या होगा? तो इस पॉलीमर को बनाने के लिए हमने टरफैलिक एसिड लिया है, इसीलिए नाम में आ गया टर। दूसरा मोनोमर जो हमने लिया है वो इथाइलीन ग्लाइकोल है। तो इथाइलीन के लिए वाइलिन आइलिन वाला वर्ड ले लेंगे, तो नाम क्या हो गया? टेरिलीन इसका नाम पड़ गया। अब चेक करो स्टूडेंट, क्या बाई प्रोडक्ट बन रहा है? बन रहा है, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। क्या इस कंडेंसेशन पॉलीमर में इस पॉलीमर में कोई आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? चेक करते हैं। COOR, R क्या है? अल्काइल। अल्काइल क्या होता है? हाइड्रोकार्बन को अल्काइल करते हैं, तो COOR। ये देखो आप यहाँ पर, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। बाई प्रोडक्ट बता रहा है कंडेंसेशन पॉलीमर, फंक्शनल ग्रुप बता रहा है कंडेंसेशन पॉलीमर। एरो के ऊपर इनिशिएटर नहीं है, हाई टेम्परेचर है, ये भी बता रहा है कि ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। मोनोमर में अनसैचुरेशन नहीं प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। हर तरह से देख लो, मोनोमर से, एरो से, पॉलीमर से, मतलब मेन प्रोडक्ट से या बाई प्रोडक्ट से, हर तरफ से देख लो, ये प्रूव हो रहा है कि जो आपका टेरिलीन है वो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। क्यों इसको रखा गया है पॉलीईस्टर क्लास में? क्योंकि इस पॉलीमर में ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, इसीलिए इसको रखा गया है पॉलीईस्टर क्लासेस में।
अब स्टूडेंट इसका हम लोग यूज देख लेते हैं, इसका यूज देख लेते हैं। यूज क्या है? यूज के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ खाली कर रहा हूं, आप देखो यहाँ ध्यान से। सबसे पहली बात, टेरिलीन को हम लोग यूज करते हैं एज द फैब्रिक्स, कपड़ा बनाने में यूज करते हैं। सेकेंड, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप। अब ये मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप क्या है स्टूडेंट, मैं बताता हूँ। आपको कई बार यूज किए होंगे, कई बार अपने हाथों से भी टच किए होंगे। आप समझिए क्या होता है। आज तो क्या है, मॉडर्नाइजेशन में हम लोग धीरे धीरे मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, बट थोड़ा अपने पुराने टाइम में, अपने चाइल्डहुड डेज को याद करो, बचपन के दिनों को याद करो। आज हमारे पास मूवीज के गाना वगैरह को प्ले करने के लिए सीडी होता है, सीडी प्लेयर होता है। लेकिन पहले क्या था, पहले कैसेट हुआ करता था, और उस कैसेट के अंदर में आप ब्लैक ब्लैक सर्कुलर शेप का गोल गोल आप देखते होंगे टेप लगा हुआ अटैच रहता था, जिसमें हम लोग गाना वगैरह को रिकॉर्ड करके प्ले करते थे। तो वही जो ब्लैक ब्लैक सर्कुलर जो आप उस कैसेट के अंदर, उस प्लास्टिक कोटिंग के अंदर जो ब्लैक ब्लैक सर्कुलर जैसा शेप का होता था, वही मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप है। और वो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप इसी टेरिलीन का बना हुआ होता है। और थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है, the terylene is used as the substitute of blood vessel, substitute of blood vessel, substitute of blood vessel during heart bypass surgery। अब क्या होता है स्टूडेंट, इस बात को समझो। देखो, हम लोग धीरे धीरे मेडिकल साइंस में एडवांस होते चले जा रहे हैं। मान लो एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट गया या पैर कट गया, तो आज मेडिकल शॉप पे आर्टिफिशियल पैर अवेलेबल है। अगर किसी का पैर कट गया, वो चल फिर नहीं रहा है, तो मार्केट में जाके आर्टिफिशियल पैर ले आओ और उसको अटैच कर लो, तो कुछ हद तक आप चलना फिरना शुरू कर सकते हो। इसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक्स, प्रोस्थेटिक्स, प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। हाथ कट गया मान लो, तो अब लेफ्ट हैंड चला गया मेरा, तो मैं हैंडीकैप फील कर रहा हूं, बहुत सारा काम नहीं कर पा रहा हूं। तो हैंडीकैप नहीं फील करने के लिए मेडिकल साइंस ने वैसे पेशेंट के लिए भी एक आर्टिफिशियल हाथ बना के रेडी करके रखा हुआ है। आप आर्टिफिशियल हाथ ले आओ, इसे अटैच कर लो, तो कुछ हद तक आप कुछ अपना डेली लाइफ का, डेली यूज का काम आप कर सकते हो। तो इसे कहते हैं प्रोस्थेटिक्स। उसी तरीके से ब्लड वेसल, जिसमें हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड वगैरह फ्लो करता है, तो उसका भी सब्स्टिट्यूट तैयार किया गया है। और जो सब्स्टिट्यूट तैयार किया गया है ब्लड वेसल का, कब यूज करते हैं? हार्ट बाईपास सर्जरी में यूज करते हैं। तो द टेरिलीन इज यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड वेसल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड वेसल ड्यूरिंग हार्ट बाईपास सर्जरी। सिंस इस पॉलीमर का यूज मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, और यही वजह है स्टूडेंट कि इसे हम डेक्रोन नाम से भी जानते हैं। तो मैंने आपको टेरिलीन का दूसरा नाम बता दिया, कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों था ये बता दिया, ईस्टर लिंकेज होने के कारण से इसे पॉलीईस्टर कहते हैं मैंने ये बता दिया। इसका आपको मैंने दो डिफरेंट टाइप का मोनोमर बता दिया, मोनोमर में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रहते हैं ये बता दिया, और हाई टेम्परेचर बता दिया। आपको यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बता दिया, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ये बता दिया, बाई प्रोडक्ट बता दिया। इस तरीके से आपको मैंने इसका यूज वगैरह बता दिया। तो स्टूडेंट्स, पॉलीईस्टर और पॉलीअमाइड देखने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसके डिफरेंसेस को देख लेते हैं, और फिर हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी आपको कुछ प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पॉलीअमाइड बताया था, और आज मैंने आपको पॉलीईस्टर बताया। दोनों में एक डिफरेंस समझ लो, और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बैंक पलट के देखो, व्हाट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म पॉलीअमाइड एंड द पॉलीईस्टर। आप इसे पहले समझेंगे। वैसा कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें अमाइड प्रेजेंट होगा एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, वैसा कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें ईस्टर प्रेजेंट होगा एज द मेन फंक्शनल ग्रुप। इस पॉलीअमाइड को बनाने में जो मोनोमर यूज होता है वो क्या होता है? हेक्सामिथाइलिन, या हम कह सकते हैं सीधा सीधा हेक्सामिथाइलिन ना बोल के हम कह सकते हैं जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो होता है आपका डाइअमीन, डाइअमीन और आपका एसिड, दैट इज एडिपिक एसिड, डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और जो पॉलीईस्टर में जो प्रेजेंट होता है वो मैंने अभी आपको बताया था कि जो इथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और दूसरा प्रेजेंट होता है वो होता है आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट, मैं यहां भी यही चीज कर देता हूं, यहां भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कर देता हूं, बट ध्यान रखना इस पॉलीअमाइड में जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो एलिफैटिक नेचर का है, और इस पॉलीईस्टर में जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो एरोमेटिक नेचर का है। तो आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो। और पॉइंट नंबर 3 इसका एग्जांपल है, पॉलीअमाइड का जो एग्जांपल है वहां मैंने लिखा था एग्जांपल के रूप में नाइलॉन 66
और दूसरा एग्जाम्पल था आपका नाइलॉन 6। और पॉलीइस्टर में जो एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको बताया, एक तो था टेरिलीन जिसको हम लोग डैक्रोन भी कहते हैं, और दूसरा एग्जांपल था आपका ग्लिप्टल जिसको हम लोग अल्काइड रेसिन भी कहते हैं, अल्काइड रेसिन भी कहते हैं। और उसके बाद अगर आप इसमें और कुछ डिटेल जोड़ना चाहते हो तो दोनों का रिएक्शन दिखा देना अलॉन्ग विद द बाई प्रोडक्ट। और याद रखना, मैं बार बार इस पॉइंट बता रहा हूं, पॉलीअमाइड और पॉलीइस्टर में डिफरेंसेस तो ये रहा और सिमिलरिटीज ये है स्टूडेंट कि दोनों में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो बाई प्रोडक्ट आपका वाटर मॉलिक्यूल बनता है, जो मैंने आपको अभी अभी रिएक्शन के हेल्प से अभी आपको समझाया था। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पॉलीइस्टर एंड द पॉलीअमाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉलीइस्टर और पॉलीअमाइड पढ़ने के बाद, सारे रिएक्शंस को बताने के बाद, दोनों के डिफरेंसेस को बताने के बाद, अब मैं एक नए टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, दैट इज नेचुरल रबर। तो अभी हम लोग पॉलीइस्टर और पॉलीअमाइड के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, बट पहले मैं ये बता दे रहा हूं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल रबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नाम में ही पहले तो लगा हुआ है नेचुरल, इसका मतलब ये ऐसा पॉलीमर है जिसको आप नेचर से ऑब्टेन करोगे, मतलब प्लांट से ऑब्टेन करोगे। तो आइए देखते हैं नेचुरल रबर के बारे में। तो नेचुरल रबर को हम लोग सिस, मैं समझाता हूं सिस का मतलब क्या होता है। सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन कहते हैं। पहला तो बात आप यही समझ लो, नेचुरल रबर को हम लोग सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 आ जाओ, जो इसका मोनोमर होगा, इस पॉलीमर का जो मोनोमर होगा वो आइसोप्रीन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट आइसोप्रीन तो कॉमन नेम है, इसी आइसोप्रीन का यूपैट नेम होता है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन का। रूट वर्ड क्या है? ब्यू। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 4 कार्बन को अरेंज कर लिया, ब्यू। फिर क्या करता है ए, ब्यू के बाद क्या लिखा वर्ड ए के लिए क्या बता रहा है? सिंगल सिंगल बॉन्ड। फिर क्या करता है? फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर आप 2 डबल बॉन्ड को अटैच कर दो। तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन, ये मेरा थर्ड कार्बन, तो फर्स्ट पर और थर्ड पर मैंने डबल बॉन्ड दे दिया। तो ये अभी तक मैंने क्या बनाया है? ब्यूटा 1,3-डाइईन। और फिर क्या करता है? सेकंड पोजीशन पर आप मिथाइल को अटैच कर दो। तो ये रहा स्टूडेंट, मैंने सेकंड कार्बन पर मिथाइल को अटैच कर दिया। कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या करूं? हाइड्रोजन को अटैच कर दूं। तो CH2 इसका वैलेंसी पूरा है, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरा है, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। इस कार्बन का देखो, लेफ्ट में एक वैलेंसी, राइट में 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी दिख रहा है, मतलब एक वैलेंसी आप यहाँ पर जोड़ दो, एक वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दो और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो। इसका कितना यूनिट ले लो? n यूनिट ले लो। वैल्यू कितना होगा? 100 और मोर देन 100। क्या करने जा रहे हो भैया? पॉलीमराइजेशन। इसका क्या मतलब होता है? मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन करने जा रहे हो। और स्टूडेंट्स अब आप इसको देखो, क्या आपको इसके स्ट्रक्चर में कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? नहीं। क्या आपको इस मोनोमर के स्ट्रक्चर में अनसैचुरेशन दिख रहा है? हाँ, डबल बॉन्ड दिख रहा है, अनसैचुरेशन दिख रहा है। इसका मतलब ये जो मोनोमर है इससे बनने वाला जो पॉलीमर होगा वो एडिशन पॉलीमर होगा। इसका मतलब नेचुरल रबर इज आल्सो एन एडिशन पॉलीमर। और एडिशन पॉलीमर कैसे बनता है? बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो चलो बच्चे, हम लोग यहाँ फ्री रेडिकल बनाते हैं। मैंने 5 बॉन्ड को तोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन आया और 2 इलेक्ट्रॉन से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक दिया लेफ्ट वाले कार्बन को, एक दिया राइट वाले कार्बन को। फिर यहां से पाई बॉन्ड डिसोसिएट किए होमोलाइटिकली, और फिर अब मैंने फ्री रेडिकल बनाया। तो एक दिया मैंने इस एक बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन आया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक लेफ्ट वाले कार्बन को और एक राइट वाले कार्बन को। ऐसा यूनिट इसके आगे भी उसी तरीके से अरेंज होगा। तो जरा देखना आप यहाँ पे, तो ऐसा यूनिट इसके आगे भी बहुत सारा है, ऐसा यूनिट इसके पीछे भी बहुत सारा है। तो ये जो सबसे पहला वाला कार्बन है वो अपने आगे रहने वाले कार्बन ये फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बनाया होगा। ये दिखा दिया मैंने बॉन्ड। CH2, ये रहा CH2। फिर क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड। फिर क्या दिख रहा है? कार्बन। उसके ऊपर क्या दिख रहा है? ब्रांच। इस ब्रांच में क्या लगा हुआ है? CH3। अब उसके आगे क्या दिख रहा है? यहाँ सिंगल बॉन्ड। फिर क्या दिख रहा है? CH। अब देखो, ये वाला कार्बन का फ्री रेडिकल, सेकंड वाले कार्बन का फ्री रेडिकल और थर्ड वाले कार्बन का फ्री रेडिकल कंबाइन करके क्या बना लिया? एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। आगे चलो, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है? CH2 दिख रहा है, ठीक है। और CH2 अपने आगे वाले मॉलिक्यूल के फ्री रेडिकल के साथ दोनों कंबाइन करेगा और कंबाइन करके बॉन्ड बना लेगा। और ये कितने टाइम? n टाइम रिपीटेड होगा, ठीक है। क्या कोई बाई प्रोडक्ट बना? नहीं बना। इसीलिए ये बनने वाला पॉलीमर जो है वो एडिशन पॉलीमर है। क्या तुमने हाई टेम्परेचर लिया? नहीं, तो एडिशन पॉलीमर है। क्या यहाँ फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। अनसैचुरेशन है? हाँ, तो बनने वाला पॉलीमर कैसा है? एडिशन पॉलीमर है। अब स्टूडेंट समझो कुछ बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं इसके बारे में। आप इस सेकेंड और थर्ड वाले कार्बन को यहां लिखो।
सेकेंड कार्बन को मैंने लिखा, थर्ड कार्बन को मैंने लिखा, ठीक है। और क्या देख रहे हो, सेकेंड और थर्ड वाले कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब सेकेंड वाले कार्बन का जो 2 गैलेक्सी में है, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, दूसरी तरफ मिथाइलिन लगा हुआ है। तो एक तरफ मैंने मिथाइल अटैच कर दिया और दूसरी तरफ मैंने मिथाइलिन अटैच कर दिया। और उसके बाद क्या दिख रहा है, मिथाइलिन अपने आगे वाले मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है पॉलीमेरिक चेन बनाने के लिए, तो मैंने दिखा दिया। अब देखो, अब थर्ड वाले कार्बन पे चलो, 1 2 3। थर्ड वाले कार्बन पे क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन है, तो उसे मैं एक्सपेंड करके ऐसे दिखा दे रहा हूँ, हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन के साथ साथ मिथाइलिन है, मिथाइलिन के लिए मैंने CH2 दिखा दिया। और फिर क्या दिख रहा है कि ये अपने आगे वाले यूनिट से ऐसे अटैच है, तो ये मैंने इसे ऐसे दिखा दिया। अब देखना, ध्यान से देखना, देखो। और अब इसका जरा नाम में देखेंगे तो ये पॉलीमर बना है, तो पॉली के लिए आपने क्या लिखा था, पॉलीमर के लिए आपने वर्ड क्या यूज किया, पॉली। और उसके बाद जो मोनोमर का नाम होता है वही लिखते हैं। तो मोनोमर का नाम क्या था स्टूडेंट, मोनोमर का नाम था आइसोप्रीन। मोनोमर का नाम क्या था, आइसोप्रीन। अब ये जैसा था स्टूडेंट मैं वैसा ही बना देता हूँ, तो जैसा था पहले वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, आइसोप्रीन। तो पॉलीमर का नाम क्या हो जाएगा, पॉली आइसोप्रीन। हाँ जी, तो इसका नाम, यही चीज तो मैंने यहां बनाया है। तो ये है आपका पॉली, ध्यान से सुनना, पॉली आइसोप्रीन। अब थोड़ा मैं यहां पर स्ट्रक्चर को समझा रहा हूं, समझना बात को। देखो, मैंने थोड़ा नंबरिंग करना शुरू किया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मैंने यहीं से नंबरिंग क्यों किया, क्योंकि चेन यहीं से आगे जुड़ा हुआ है और यहां से आगे वाले से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट कार्बन से अपने आगे वाले से जुड़ा हुआ है, फोर्थ वाले से ये अपने आगे वाले से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन से जुड़कर, फर्स्ट कार्बन से और फोर्थ कार्बन से जुड़कर ये पॉलीमर बनाता है, किसका, आइसोप्रीन का। फर्स्ट कार्बन से और फोर्थ कार्बन से जुड़कर आपका पॉलीमर बनाता है आइसोप्रीन का, इसीलिए इसके नाम में लगा हुआ है 1,4 पॉली आइसोप्रीन। अब आप स्टूडेंट यहां देखो, CH2 और CH2, देखो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन के सेम साइड में, दोनों का दोनों नीचे साइड में, सेम साइड में, पहले समझेंगे वर्ड सिस और ट्रांस क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड। फिर से मैं बोल रहा हूं, समझना बात को, सिस का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड। सेम ग्रुप, अगर एक ही तरह का ग्रुप एक ही साइड में लगा हुआ है तो हम कहेंगे सिस, उसके लिए सजावट के लिए वर्ड आता है सिस। और सेम तरह का ग्रुप अगर अपोजिट साइड लगा हुआ है तो उसके लिए वर्ड आता है ट्रांस। तो आप क्या देख रहे हो, सेम तरह का ग्रुप बॉटम में लगा हुआ है, सेम साइड में लगा हुआ है, तो ये क्या बना, सिस। तो कहता है कि सिस मतलब हुआ सेम तरह का ग्रुप सेम साइड में, sp2 कार्बन पर, डबल बॉन्डेड कार्बन पर सेम तरह का ग्रुप सेम साइड में लगा हुआ है, इसीलिए सिस। और फर्स्ट कार्बन से और फोर्थ कार्बन से जुड़कर ये पॉलीमर बनाता है आइसोप्रीन का, इसीलिए कहते हैं सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। और ये जो कंपाउंड है ये हमें प्लांट से मिलता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं नेचुरल। इस वर्ड आ गया इसके लिए, नेचुरल। और इस कंपाउंड के अंदर में स्टूडेंट इलास्टिक नेचर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसके नाम में लिख दिया गया है रबर। और इस तरीके से स्टूडेंट, इस तरीके से इसका नाम पड़ गया सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, या इसे हम कहते हैं नेचुरल रबर। अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट समझते हैं। देखो, इसमें वीक वांडरवाल फोर्स प्रेजेंट होता है, अच्छा पहले ये समझो बात को, इसको समझ लेते हैं। ये जो कंपाउंड होता है ये सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा, और इसमें इलास्टिक नेचर बहुत कम होता है। इलास्टिक नेचर जो होता है बहुत कम होता है, कम को मैंने डाउन से दिखाया है, इलास्टिक नेचर बहुत कम होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें वीक वांडरवाल फोर्स प्रेजेंट होता है, और वीक वांडरवाल फोर्स प्रेजेंट होने के कारण से इसको स्ट्रेच करके इसे हम इसके साइड से 10 गुना ज्यादा खींच सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें इलास्टिक नेचर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग इलास्टोमर्स टाइप के पॉलीमर में क्लासिफाई करते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गया। और उसके बाद स्टूडेंट एक और पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं कि सिस फॉर्म 1 पॉली आइसोप्रीन का सिस फॉर्म को नेचुरल रबर कहते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉली आइसोप्रीन, मैं इसके यूज मैं इसके प्रॉपर्टीज को यहां थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, आप समझना बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यार ध्यान से देखना, सेम ग्रुप सेम साइड है, इसीलिए मैंने सिस कहा, लेकिन अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो जाता, मतलब इसके लिए हम कहते हैं ट्रांस। तो अगर हम ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन लेंगे, अगर हम ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन लेंगे, तो इसी ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन को हम लोग कहते हैं बूटा पर्चा। ये भी एक तरह का रबर है, लेकिन किस तरह का रबर है
ये सिंथेटिक रबर है, ये सिंथेटिक रबर है। तो स्टूडेंट मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, आप ध्यान से समझना। देखिए आप यहाँ पर नेचुरल रबर और दूसरा नाम है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। इसका जो मोनोमर है वो आइसोप्रीन है, ये कॉमन नेम है, और इसका यूनिट नेम होता है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। इसके स्ट्रक्चर को बनाकर मैंने पॉलीमराइज किया, फ्री रेडिकल कन्वर्ट करके मैंने बनाया पॉलीमर। पॉलीमर का नाम के लिए मैंने वर्ड में पॉली यूज किया, उसके बाद मोनोमर का नाम लिख दिया पॉलीआइसोप्रीन। इसी स्ट्रक्चर को जब मैंने एक्सपैंड करके समझाया तो आपको यहाँ पर क्या मालूम चल रहा है कि फर्स्ट कार्बन और 4 कार्बन से वो अपने आगे वाले से या अपने पीछे वाले से जुड़कर पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसके नाम में लगा हुआ है 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। इसमें सेम ग्रुप सेम साइड में लगा हुआ होता है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस फॉर्म जब रहेगा 1,4 पॉलीआइसोप्रीन का तभी नेचुरल रबर कहना, लेकिन जब 1,4 पॉलीआइसोप्रीन का ट्रांसफॉर्म रहेगा तो उसे तुम बूटा पर्चा कहना। बूटा पर्चा क्या है? एक आर्टिफिशियल रबर है। ये क्या होता है? एक ऐसा रबर जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में बनाया जाता है। और इसका प्रॉपर्टीज क्या था? ये नेचुरल रबर जो आपका बना वो सॉफ्ट है, स्टिकी है, उसमें इलास्टिक नेचर बहुत कम है। क्यों कम है? वांडरवाल फोर्स है, और वांडरवाल फोर्स होने के कारण से इसमें इलास्टिक नेचर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको इलास्टोमर्स टाइप के पॉलीमर में हम लोग। स्टूडेंट्स, नेचुरल रबर पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसका डिसएडवांटेज भी देखा कि वो सॉफ्ट है, स्टिकी है, इलास्टिक नेचर उसमें कम है, उसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी को तुरंत एब्जॉर्ब कर जाता है, फूल जाता है, हमारे किसी काम का नहीं रहता है। साथ ही साथ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाता है, तो उसका रिएक्टिव नेचर भी बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से वो हमारे लिए किसी यूज का नहीं है। तो नेचुरल रबर को अपने यूज के बनाने के लिए उस नेचुरल रबर का हम लोग करेंगे वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन क्या होता है पहले समझेंगे। यह एक तरह का सेमी सिंथेटिक रबर है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कह सकते हो या आप इसे सेमी सिंथेटिक रबर कह सकते हो। मतलब वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर से मिलने वाला रबर वल्कनाइज्ड रबर कहलाता है, और वल्कनाइज्ड रबर को ही हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मैंने डेफिनेशन सबसे पहले क्लास में बताया था कि ऐसा पॉलीमर जिसको हम लोग नेचर से ऑब्टेन करते हैं और लैब के अंदर ले जाकर मॉडिफिकेशन करते हैं, उसे हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। तो मैंने लिया यहाँ पर आपका नेचुरल रबर, मैंने यहाँ पर लिया नेचुरल रबर, लैब में नेचर से मैंने प्लांट से मैंने रबर ऑब्टेन किया जिसे मैंने कहा नेचुरल रबर। लैब में ले गया और इसे 3 to 5% सल्फर के साथ हीट किया या रिएक्शन करवाना शुरू किया। तो होता क्या है स्टूडेंट कि ये जो आपका नेचुरल रबर जिसको आपने कहा था सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, तो ये जो मैं चेन बना रहा हूं ये चेन है आपका सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन का। सिस फॉर्म किसका? 1,4 पॉलीआइसोप्रीन का। ये लीनियर चेन है, ये लीनियर चेन है नेचुरल रबर का। अगर आपको स्ट्रक्चर देखनी हो तो आपको लीनियर चेन दिखेगा सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन का। तो जब हम नेचुरल रबर को मतलब सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन को जब हम 3 to 5% सल्फर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हीट करते हैं, तो ये जो सल्फर है ये चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा देता है। ये चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा देता है। ये चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा देता है, जिससे आप देख सकते हैं कि क्रॉस लिंकेज चेन का फॉर्मेशन हो गया। और इस क्रॉस लिंकेज चेन का मैंने क्रॉस लिंकेज पॉलीमर में बताया था कि लीनियर चेन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो वही क्रॉस लिंकेज है। तो जैसे ही हमने नेचुरल रबर को मतलब सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन को मैंने सल्फर के साथ रिएक्ट करवाया, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के कारण से अब जो रबर बन के आता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर से बदलकर क्रॉस लिंकेज हो जाता है। और स्ट्रक्चर बनने के कारण से अब जो रबर आपका बना वो रबर हो गया हार्ड हो गया। पहले क्या था? सॉफ्ट था। अब सल्फर से रिएक्ट करने के बाद क्या हो गया? हार्ड हो गया। पहले क्या था? स्टिकी था, चिपचिपा। अब क्या हो गया? नॉन स्टिकी हो गया, नॉन स्टिकी हो गया। पहले क्या था? इलास्टिक नेचर, इलास्टिसिटी क्या था? पहले कम था। अब क्या हो गया? इलास्टिसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। इलास्टिसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। पहले क्या था? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ हाईली रिएक्टिव रिएक्ट कर जा रहा था। अब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ अब ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो नेचुरल रबर में जब 3 to 5% सल्फर के साथ रिएक्ट करवा के
रिएक्ट करवा के जो हम रबर बनाते हैं उसी रबर को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं वल्कनाइज्ड रबर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब नेचुरल रबर को हम लोग 3 to 5% सल्फर के साथ हीट करवाते हैं तो लीनियर चेन के बीच में 6,1,4 पॉलीआइसोप्रीन के लीनियर चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह से बनने वाले हम लोग रबर को वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। और ये रबर दुनिया के सामने सबसे पहली बार चार्ल्स गुडईयर नाम का साइंटिस्ट ने बनाया था। और वल्कनाइजेशन, अगला क्वेश्चन आता है कि वल्कनाइजेशन क्यों करते हैं? सॉफ्ट रबर को हार्ड रबर में बदलने के लिए या हार्डनेस, नॉन स्टिकीनेस, इलास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम लोग वल्कनाइज्ड रबर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है और इस रबर को सबसे पहली बार बनाया गया था चार्ल्स गुडईयर के द्वारा इन द ईयर 1839। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायो का तो मतलब ही होता है भैया लिविंग थिंग और डिग्रेडेबल का मतलब होता है डिकम्पोजर, डिकम्पोज किया जा सके। डिकम्पोजर नहीं बोलेंगे, डिकम्पोज किया जा सके, डिसोसिएट किया जा सके। तो देखो, इसका मतलब लिविंग बीइंग, इसका मतलब डिसोसिएट किया जा सके, तोड़ा जा सके। मतलब वैसे पॉलीमर्स, देखो मैं लिखा हुआ हूं ऑल दोज पॉलीमर्स, वैसे पॉलीमर्स विच आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे नेचर में या हमारे द्वारा बनाया गया वैसे सभी पॉलीमर जिसको बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिसोसिएट या डिकम्पोज किया जा सके, वैसे पॉलीमर को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री से हटकर बायोलॉजिकल सेक्शन में थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं। देखो, हमारे नेचर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग हो, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी को पहले 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर अपने क्लास में पढ़ोगे सर, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जिसमें आता है आपका ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ग्रीन प्लांट्स वगैरह इसमें आते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कंज्यूमर क्या होता है? जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट होते हैं। और डिकम्पोजर क्या होता है कि जो डेड रिमेन्स, प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन्स के ऊपर एक्ट करता है, उसको डिकम्पोज करता है, उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है। अब कंज्यूमर को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाता है, उसको हार्बिवोरस कहते हैं। जो सिर्फ मीट कंज्यूम करता है, उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। और जो यहाँ पर आपका ग्रीन प्लांट के साथ साथ मीट भी कंज्यूम करता है, उसे ऑमनीवोरस कहते हैं। इस ऑमनीवोरस में ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल है। तो मैं इसमें सिर्फ डिकम्पोजर की तरफ जा रहा हूं। डिकम्पोजर क्या होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल्स के डेड प्लांट या डेड एनिमल्स के वेस्ट को, रिमेन्स को डिकम्पोज करते हैं। तो हम जो पॉलीमर बनाते हैं, हम जो पॉलीमर लैब में बनाते हैं, वो पॉलीमर क्या होता है? वो पॉलीमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज, बहुत सारे ऐसे पॉलीमर हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने कुछ खाया, खा के उसे फेंक दिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा? वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट केमिकल के साथ, गैसेस के साथ रिएक्ट करेगा और पॉल्यूटेंट्स रिलीज करेगा, हार्मफुल गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरह के हार्मफुल गैसेस को रिलीज करेगा और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, जिससे वेरियस टाइप का डिजीजेस होते चला जाएगा ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स को। तो अब हम ऐसा पॉलीमर बनाने जा रहे हैं, अब हम लोग इस तरीके पॉलीमर को बनाना शुरू कर दिए जो पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, जिससे पॉल्यूशन, प्रदूषण ना हो। तो कब पॉल्यूशन नहीं होगा, कब वो प्रदूषण क्रिएट नहीं करेगा? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिसोसिएट कर सकेंगे, डिकम्पोज कर सकेंगे। तो वैसे पॉलीमर जिसको डिसोसिएट किया जा सके, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और इसका जो एग्जांपल है स्टूडेंट, उसके थोड़ा सा एग्जांपल को आप देख लेंगे कि आखिर क्या है। तो उसका पहला एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको लिख के भी दिया है। पहला एग्जांपल है आपका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये एक ही नाम है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। दूसरा है आपका PCl, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। लैक्टोन, कैप्रोलैक्टम नहीं है, लैक्टोन है ये, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। और दूसरा, थर्ड है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इसका पूरा नाम है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो ये है आपके
तीन, अब है तो और भी बहुत सारे, बट यह मैंने 3 एग्जांपल ऐसा लिखा जिसे मैंने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहा, और क्या होता है इसे मैंने आपको अभी अभी बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉलीमर चैप्टर्स के सारे टॉपिक डिस्कस कर देने के बाद एक सेगमेंट का एक लास्ट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, मेनली हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। आपको पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इस पॉलीमर के स्ट्रक्चर से आपको इनका मोनोमर पता करना है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जब मैंने पॉलीमर का स्ट्रक्चर जब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले देखना कि उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। अगर होगा तो कंडेंसेशन पॉलीमर, और नहीं है तो एडिशन पॉलीमर। आप इसको चेक करें। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका CONH है, ये तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये जो पॉलीमर होगा वो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। और अगर कंडेंसेशन पॉलीमर है तो इसका मतलब इसमें बाई प्रोडक्ट बनेगा, और बाई प्रोडक्ट मैंने आपको क्या बताया था, वाटर बताया था, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। डिसोसिएट करोगे तो क्या होगा, H प्लस और OH माइनस। तो क्या करो, जहां से चेन कंटिन्यू हो रहा है उस चेन को सबसे पहले तोड़ो। तो देखो, यहां से चेन आगे कंटिन्यू है, मैंने इसे यहां से तोड़ा, और यहां से चेन आगे कंटिन्यू है, मैंने इसे यहां से तोड़ा। और क्या करो कि आप वहां पर वाटर को ऐड कर दो, H और OH को ऐड कर दो। इस बात को दिमाग में रखते हो। जैसे ही मुझे मालूम चला कि ये पॉलीअमाइड है, तो पॉलीअमाइड में दो तरह का जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो डाईएमीन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो डाईएमीन, एमीन का मतलब क्या होता है, NH2। तो NH तो दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हमें एक और H जोड़ना पड़ेगा, तब ये NH2 हो जाएगा। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला क्या होता है, COOH। CO मुझे दिख रहा है, और फिर कर देंगे OH। तो इसका मतलब स्टूडेंट कि हम लोग यहाँ पर CO और यहां से कर दिया मैंने यहाँ पर OH। फिर यहां देखिए, ये रहा आपका CH2 का होल 4, फिर मैंने यहां पर क्या किया, C डबल बॉन्ड O, फिर मैंने यहां पर क्या किया, NH, फिर मैंने यहां पर क्या लिखा, CH2 होल 6, फिर मैंने यहां पर क्या लिखा, NH2। आप सीधा भी लिख सकते थे, मैं वहां से शुरू किया, आप इधर से भी शुरू कर सकते थे। मैंने आपको बता दिया कि H और OH जोड़ दिया। उसके बाद एक पॉइंट और, हर बार वाटर के आगे मैंने 2 लिखा था, मतलब आप सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल को नहीं जोड़ेंगे, कम से कम एक और 2 को तो जरूर जोड़ेंगे आप। तो फिर क्या करना स्टूडेंट कि ये कार्बोनिल पास से बॉन्ड को डिसोसिएट कर लेना, और उसमें आप अपना वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देना, H प्लस और OH माइनस को ऐड कर देना। तो एक H मैंने यहां जोड़ा और उसका बचा हुआ OH मैंने यहां जोड़ा। तो ये जो मेरा बना वो एक मोनोमर बना, और ये जो मेरा बना वो दूसरा मोनोमर बना। और याद करें, इस के लिए मैंने आपको बताया था हेक्सा, CH2 का नाम मैंने बताया था आपको मिथाइलिन, तो इसका नाम हो गया हेक्सा मिथाइलिन, और NH2 का नाम है अमीन, 2 बार है तो ये हो गया आपका डाई अमीन। और आप देख सकते हैं कि ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें 1 प्लस 4 5 और 6, तो 6 कार्बन का एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आपको मैंने बताया था एडिपिक एसिड। और इन हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड से मिलने वाला जो पॉलीमर होता है उसका नाम होता है नायलॉन 66। तो इस तरीके से हम लोग दिए गए पॉलीमर का मोनोमर यहां पर पहचान सकते हैं। अब स्टूडेंट, अब आप इस सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ आए। क्या आपको इस क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा ऊपर यहां मिटा दे रहा हूं ताकि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से आराम से डिस्कस कर सकूं। देखिए ध्यान से आप लोग, यहां लिखा हुआ था आपका CF2 और आपको बताया, पूछा गया था कि बताओ इसका मोनोमर क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट, कहीं भी आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, और कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है तो इसका मतलब ये एडिशन पॉलीमर है, और एडिशन पॉलीमर है तो इसका मतलब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनेगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले जहां से चेन कंटिन्यू होते जा रहा है उसको आप काट दो या तोड़ दो। तोड़ के मैंने यहां से हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको फ्री रेडिकल के फॉर्म में बनाऊंगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो आपका बॉन्ड दिख रहा है, उसको फ्री रेडिकल के फॉर्म में बनाओ। एक बॉन्ड तोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक इसके आगे वाले को देकर मैंने हटा दिया है। इस बॉन्ड को तोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन आया, एक तो इस कार्बन को दिया और एक और इलेक्ट्रॉन इसके आगे वाले कार्बन को देकर हटा दिया है। और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर दो, तो यहां से हो गया CF2 और एक, और ये फ्री रेडिकल और ये दूसरा फ्री रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लिया। और पहले से एक बॉन्ड था, ये रहा CF2। नाम क्या है, टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, 2 कार्बन के लिए इथ और ईन, या फिर हम कह सकते हैं आइलीन, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। और इससे बनने वाला ये जो हमको पॉलीमर जो क्वेश्चन में दिया था, ये क्या बना हुआ होगा, टेफ्लॉन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने पॉलीमर चैप्टर को पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया। और हम लोग कल जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हम लोग का बायो मॉलिक्यूल, जिसका नोट्स वगैरह सब आपको आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज जो टेस्ट है स्टूडेंट, उसके लिए सभी को ऑल दी बेस्ट। आज के लिए